नेक्स्ट पार्ट। टॉक्सिक स्काई का मुजस्मा आजादी बहार के फूलों की खुशबू में बसा हुआ था। सुबह का वक्त था और मुजस्मे के गिर्द दायरे में उगी घास पे सुर्ख जर्द सफेद ट्यूलिप्स खिले थे। फिजा में ताजा पके फूलों की रसीली महक थी। वो दोनों इस ठंडी मीठी हवा में साथ साथ चलती इस्तकलाल स्ट्रीट की तरफ बढ़ रही थी। दोनों ने स्याह कोट पहन रखे थे और बाजू डाल रखे थे। वो इतनी दफा इस्तकलाल स्ट्रीट आ चुकी थी कि बहुत सी दुकानें तो इन्हें हिफ्ज हो चुकी थी। इसके बावजूद वो आज तक इस तवील तरीन गली के इख्तिताम तक नहीं पहुंच सकी थी। इन तमाम 200 ड्रॉम फेलोज कल ही अपने टूर पर निकल चुके थे। इन्होंने आज सारा दिन इस्तकलाल स्ट्रीट में शॉपिंग करके कल सुबह से कप्पाडोकिया जाना था। आज वो खूब भाव ताव करके शॉपिंग करने का प्रोग्राम बनाकर आई थी, क्योंकि वैसे भी पाकिस्तानी सयाहों के लिए तुर्क फौरन नर्क कम कर देते थे। 7 दिन 7 शहर, कितना मजा आएगा ना। डीजे ने चश्मे तसव्वुर से खूबसूरत तुर्की को देखते आंखें बंद करके खोली। मजा तो छोटा लफ्ज है डीजे, मुझे तो खुद पे रश्क आने लगा है। क्या जिंदगी इतनी हसीन भी हो सकती है। वो दोनों इस्तकलाल स्ट्रीट में दाखिल हो गई थी। वहां हमेशा की तरह रश था। दोनों अतराफ में बने रेस्टोरेंट और दुकानों की रौनक अरूज पे थी। तुर्की का नक्शा हमारे पास है। हम रोज एक शहर जाएंगे, एक रात इधर कयाम करेंगे और फिर वहां से करीबी शहर की बस पकड़कर आगे चले जाएंगे। इन 7 दिनों में हमारे 7 शहर हो जाएंगे और कप्पाडोकिया में हॉट एयर बैलून की फ्लाइट भी लेंगे। कितना मजा आएगा है जब हम बैलून की टोकरी में बैठे ऊपर फिजा में तैर रहे होंगे और पूरा तुर्की हमारे कदमों तले होगा। वो दोनों बहुत जोश और जज्बे से मंसूबे बनाते हुए आगे बढ़ रही थी। एक तरफ बर्गर किंग का बोर्ड जगमगा रहा था। डीजे ने गर्दन मोड़कर इसे देखा। सुनो हया, जहां को भी साथ लेकर चलें। इसका तो नाम भी मत लेना। वो सीध में देखते हुए आगे चलती गई। अभी वो इसके रेस्टोरेंट की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। यार माफ कर दो ना, वो किसी और बात पे अपसेट होगा, मगर मैं इसी बात पे अपसेट हूँ। कोई जरूरत नहीं है इससे मिलने की। वो इसे बाजू से जरा खींचकर आगे ले गई। मेरा माइग्रेन जरा सारा ट्रिप खराब कराएगा। टैबलेट ली थी मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। डीजे को फिर से सर में दर्द होने लगा। और मेरा ट्रिप मेरा गैर रजिस्टर्ड फोन खराब कराएगा। इसने बोर्ड की जेब से हाले का भद्दा तुर्क वाला फोन निकाल कर मायूसी से इसे देखा। इसकी बैटरी जल्द खत्म हो जाती थी। वहां दूसरे शहरों में पता नहीं क्या हालात होंगे। मैं अपने पाकिस्तानी फोन को रजिस्टर करवा ही लेती हूँ। ठीक है, मगर पहले जूते देख लें। वो दोनों एक शू स्टोर का दरवाजा धकेलते हुए अंदर दाखिल हुए। दरवाजा जरा भारी था, मुश्किल से खुला। हया चंबे से दरवाजे को देखते हुए आगे बढ़ गई। अजीब बात थी कि जिस अगली दुकान पे वो गई, इसका दरवाजा भी जोर लगाकर धकेलने पे पीछे हुआ। आज इस्तकलाल जदेसी के दरवाजों को क्या हुआ है? पीछे भी महसूस करके जरा हैरत से बोली। अविया की दुकान इस्तकलाल स्ट्रीट में जरा आगे जाकर मिली। वो दोनों इकट्ठी चौखट तक आई और लाशौरी तौर पर एकदम बहुत जोर से दरवाजे को धक्का दिया। वो ग्लास डोर बेहद बारीक और नाजुक शीशे का बना था। वो गोया उठता हुआ जाकर मुखालिफ सिंध में खड़े स्टैंड से टकराया और जोरदार छनाक की आवाज आई। लोहे के स्टैंड का कोई हुक निकला हुआ था। इसकी जब जोर से लगी और दरवाजे के ऊपरी हिस्से से शीशे के टुकड़े छन छन करते फर्श पर आ गिरे। वो दोनों एकदम साकसी आधे टूटे दरवाजे को देख रही थी। काउंटर के निचले दरवाजे से कुछ निकालते सेल्समैन ने चौंक कर सर ऊंचा किया। टूटे दरवाजे को देखकर इसका मुंह पूरा खुल गया। वो हक्का बक्का सा उठ खड़ा हुआ। काफी कर दी। इसने उंगली से दरवाजे की तरफ इशारा किया। डीजे का सत्ता पहले टूटा। वो हया के करीब खिसकी और होले से सरगोशी की। हया, इसने हमें दरवाजा तोड़ते नहीं देखा। बस ठीक है, हम मुकर जाते हैं। वो गला खनखारते खुद को नॉर्मल करते हुए आगे बढ़ी और अपना पाकिस्तानी फोन इसकी तरफ बढ़ाया। फोन रजिस्टर करवाना है। कापी कर दी मादम। वो फोन को देखे बिना अभी तक दरवाजे की जानिब इशारा करते हुए पूछ रहा था। मुझे फोन रजिस्टर करवाना है। कापी कर दी। डीजे ये क्या बक रहा है? वो कोफ से डीजे की तरफ बढ़ी। इसे गालिबन इंग्लिश नहीं आती और ये दरवाजे के बारे में पूछ रहा है। देखो भाई। वो आगे आई और काउंटर पर कोहनी रखे बड़े इत्मीनान से बोले। हमने कोई दरवाजा नहीं तोड़ा और हमने तुम्हारा दरवाजा देखा ही नहीं था। बिल्कुल हमने
तो कभी जिंदगी में दरवाजे नहीं देखे। हमारे यहाँ घरों में दरवाजे होते ही नहीं है, लोग खिड़कियों से अंदर फलांगते हैं। मगर इनकी कोई बात इसकी समझ में नहीं आ रही थी। वो अब सदमे और दुख से सीने पे हाथ मारते दरवाजे को देखते हुए अल्लाह अल्लाह कहने लगा। शदीद गम में यही करते थे तुर्क, शदीद गम में यही करते थे। अच्छा, मेरा फोन रजिस्टर कर दो। लड़का चंद लम्हे गमगीन और कीना परवर निगाहों से इसे देखता रहा, फिर हाथ आगे बढ़ाया। पासपोर्ट। इन दोनों ने एक दूसरे को जरा तशरीफ से देखा। ये पासपोर्ट सिर्फ फोन के लिए मांग रहा है? नहीं, ये हमारे यहाँ अंदर करवाएगा। नहीं, ये हमें अंदर करवाएगा। डीजे, इसे पासपोर्ट नहीं देना, वरना इसे इतना लंबा जुर्माना करवाना है कि हमारा ट्रिप कैंसिल हो जाएगा। पासपोर्ट नहीं है हमारे पास। डीजे ने हाथ हिलाकर जोर से कहा। वह हैरान से चंद कदम पीछे थी। पासपोर्ट? इसने बाजू बढ़ाया, फिर से पासपोर्ट मांगा। कहा ना नहीं है हमारे पास पासपोर्ट। हया झुंझलाते हुए अंदाज में कह रही थी। पासपोर्ट के बगैर रजिस्टर नहीं कर सके। देखो, हम तुम्हें कुछ पैसे ऊपर दे देंगे। एम्बुलेंस, एम्बुलेंस, वो अपनी धुन में कहे जा रही थी जब लड़का एकदम घबराकर चिल्ला उठा। इसने नासमझी से इसे देखा, फिर इसकी निगाहों के ताकों में गर्दन मोड़ी। हया, हया। पीछे खड़ी खदीजा सर दोनों हाथों में थामे औंधी गिरती जा रही थी। इसकी आंखें बंद हो रही थी और वो तकलीफ की शिद्दत से दबे दबे अंदाज में चिल्ला रही थी। लड़का भागकर काउंटर के पीछे निकला। डीजे, डीजे, वो हिजियानी अंदाज में चीखते हुए इसकी तरफ लपकी। इसकी ऐनक फिसलकर फर्श पर जा गिरी। तेजी से इसकी तरफ बढ़ते लड़के का जॉगर इस पर आया। क्रच की आवाज आई और एक शीशा 2 हिस्सों में बट गया। डीजे, डीजे, वो इस पर झुकी दीवाना वार से पुकार रही थी। डीजे की आंखें बंद हो रही थी। सारी दुनिया अंधेरे में डूब रही थी। नेक्स्ट पार्ट। अस्पताल का वो कॉरिडोर सर्द और वीरान था। संगे मरमर का फर्श किसी मुर्दे की तरह था, सफेद, बेजान, ठंडा। वो बेंच पर बिल्कुल सीधी बैठी थी, साकत जामत सीध में किसी गैर मरई नुक्ते पे निगाहें मरकूज की। इसकी आंखों से आंसू मुसलसल टूटकर गिर रहे थे। जब से डीजे ऑपरेशन थिएटर में थी, वो यूं ही इधर बैठी थी। ऑन ड्यूटी डॉक्टर ने कुछ बताया था कि खदीजा के ब्रेन में डॉक्टर सम काइंड ऑफ हैमरेज। डॉक्टर ने कहा था कि बैरूनी एनोरिज्म फटने वाले मरीजों में 80 से 90% की मौत वाक़ई हो जाती है। कम से कम भी 10% की उम्मीद थी और इसी 10% उम्मीद को थामे वहां बेंच पर बैठी थी। इसका जहन बिल्कुल मफलूज हो चुका था। सारे भारी सिल्क से सर को कुचल दिया गया और फिर भी इसने कहीं से हिम्मत मुजतमा करके डीजे के घर वालों को पाकिस्तान फोन कर दिया था। इसके बाप भाइयों की परेशानी, माँ के आंसू, वो कुछ नहीं समझ पा रही थी। इसके अब्बू तुर्की आने की कोशिश कर रहे हैं और इसका भाई जो फ्रांस में मुकीम था वो भी रात तक पहुंच जाएगा। सब इसकी समझ में यही बात आई थी कि बार बार कोई ना कोई इसे फोन करता और वो हर बात के जवाब में भीगी आवाज में इतना ही कह पाती, मुझे नहीं पता, डॉक्टर बाहर नहीं आए। अब वो यूं निढाल से बेंच पर बैठी थी। आंसू लड़ियों की सूरत इसकी आंखों में से गिर रहे थे। 10% की उम्मीद। इसने गोद में रखे मोबाइल को देखा, फिर उठाकर कपकपाते हाथों से पैगाम लिखने लगी। मैं टॉक्सन फर्स्ट एड हॉस्पिटल में हूँ। डीजे को ब्रेन हैमरेज हुआ है, तुम फौरन आ जाओ। और जहां को भेज दिया। इनके दरमियान अगर कोई तरक्की थी भी तो इसे याद नहीं था। अगर याद थी तो सिर्फ और सिर्फ खदीजा। अजान का वक्त हुआ तो वो उठी और वजू करके वापस इधर आई। कोट इसने वहीं बेंच पर छोड़ दिया था और अब नीली कमीज की आसीनें गीले बाजुओं पर नीचे कर रही थी। चेहरा, हाथ और माथे से बाल भी वैसे ही गीले थे। क्या जिंदगी इतनी जल्दी गुजर जाती है? इससे भी जल्दी गुजर जाती है। चंद रोज कबल की 2 लड़कियों की गुफ्तगू इसे याद आई थी। वो सलाम फेरकर तशद्दुद की हालत में बैठी थी। इसका चेहरा मुकम्मल तौर पर भीगा हुआ था और ये वजू का पानी नहीं था। वो दोनों हथेलियां मिलाए ने डुबडुबाई आंखों से देख रही थी। मेरे अल्लाह, वो बेआवाज रो रही थी। आपको पता है डीजे मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरी सबसे अच्छी दोस्त, इरम, जारा, इन सबसे अच्छी दोस्त। आप इसे हमसे मत छीने। इसके माँ बाप वो बूढ़े हैं, वो मर जाएंगे। आप इन्हें ऐसे मत आजमाएं। आप हमें डीजे वापस कर दें। मेरी 10% की उम्मीद को हारने मत दें। वो हथेलियों पर चेहरा झुकाए हौले हौले लर्ज रही थी। शेफून का नीला दुपट्टा सर से फिसलकर गर्दन की पुष्ट तक जा गिरा था। मैं बहुत अकेली हूँ।
मेरे पास अभी कोई नहीं है सवाए आपके। मेरे पास बजाने के लिए कोई घंटी नहीं है, खटकाने के लिए कोई दरवाजा नहीं है, हिलाने के लिए कोई जंजीर नहीं है। मेरी पहली उम्मीद भी आप हैं, आखिरी भी आप हैं। अगर आपने मेरी मदद ना की तो कोई मेरी मदद नहीं कर सकेगा। अगर आपने छीन लिया तो कोई दे नहीं सकेगा, और अगर आप दे दें तो कोई रोक नहीं सकेगा। आप हमें डीजे की जिंदगी वापस लौटा दें, आप डीजे को ठीक कर दें। इसके दिल पे गिरता आंसू अंदर ही अंदर दाग लगा रहा था, जलता सुलगता हुआ दाग। इसका दिल हर पल जख्मी होता जा रहा था। अल्लाह ताला, मेरे पास कोई नहीं है जिससे मैं मांग सकूं, और आपके अलावा कोई नहीं है जो मुझे कुछ दे सके। मेरी एक दुआ मान ले, मैं जिंदगी भर कुछ नहीं मांगूंगी, कभी कोई ख्वाहिश नहीं करूंगी। आप हमें डीजे की जिंदगी वापस लौटा दें। मैं हर वो काम करूंगी जो आपको राजी करे और राजी रखे। मैं आपको कभी नाराज नहीं करूंगी। आप डीजे को ठीक कर दें प्लीज। वो हाथों में चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रो रही थी। वो जिंदगी में कभी इतनी अकेली नहीं हुई थी जितनी आज थी। वो कभी इतनी बेबस, इतनी लाचार भी नहीं रही थी जितनी उस वक्त थी। कितने घंटे गुजरे, कितनी घड़ियां बीती, इसे कुछ याद नहीं था। बस अंधेरा छा रहा था जब इसने जहां को तेज तेज कदमों से चलते अपनी तरफ आते देखा। वो खड़ी भी नहीं हुई, बस बेंच पे बैठी गर्दन उठाए खाली खाली नजरों से इसे देखती गई। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब कैसी है वो? हुआ क्या था? वो पूरी सांसों के दरमियान कहते हुए इसके साथ बैठा। वो इतना ही परेशान था जितनी वो। बिजी एनोरिज्म फट गया, जिसके नतीजे में सर्व ऑर्काइन हैमरेज। इसे खुद जो समझ आया था वो बताने लगी, ताकि बताकर वो फिर से खुद हाथों से सर दिए रोने लगी, हाथों में सर दिए रोने लगी। वो ठीक हो जाएगी, तुम इसे ऐसे मत रो। तुमने कुछ खाया? तो मुझे ठीक नहीं लग रही, मैं कुछ लाता हूँ। फिर वो रुका नहीं, तेजी से उठकर चला गया। जब वो वापस आया तो हाथ में सैंडविच का पैकेट और जूस की बोतल थी। कुछ खा लो। इसने सैंडविच निकाल कर इसकी जानिब बढ़ाया। मुझसे नहीं खाया जाएगा। वो नफी में सर हिलाने लगी। उसी पल ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे खुले। वो तड़प कर उठी। मैं देखता हूँ, इसे वहीं रुकने का कहकर वो आगे गया और बाहर आने वाले सर्जन से तुर्क में बात करने लगा। वो बेकरारी से खड़ी इन दोनों को बातें करते हुए देखने लगी। ओके ओके। सर हिलाकर बात खत्म करके वो वापस इसकी तरफ आया। क्या कह रहा था डॉक्टर? कैसी है डीजे? वो आराम से है, अभी इसे शिफ्ट कर देंगे। मगर तुम ठीक नहीं हो, इधर बैठो। इसे वापस बेंच पे बिठाकर इसने सैंडविच इसकी तरफ बढ़ाया। ये खाओ। ओ जहां, वो ठीक है, मेरी दुआ कबूल हो गई। इसने निढाल से अंदाज में सर दीवार से टिका दिया। कुछ खा लो हया। इसके स्टारबक्स ने बमुश्किल सैंडविच खाया और थोड़ा सा जूस पिया, फिर बोतल परे हटा दी। जहां, मेरी दुआ रद्द नहीं हुई। मैंने इतनी दुआ की थी। ये कैसे हो सकता है कोई इतनी दुआ करे और पूरी ना हो? वो खोए खोए अंदाज में दूर खलाओं में देखते हुए कह रही थी। हया, थोड़ा सा और खा लो वरना तबीयत बिगड़ जाएगी। नहीं, तुम्हें पता है मैंने कभी इतने दिल से दुआ नहीं मांगी जितनी आज मांगी थी। फिर ये कैसे होता कि वो पूरी नहीं होती? इसकी आंखों में से आंसू फिर से गिरने लगे। वो खामोशी से इसे देखता गया, और अब वो मजीद कुछ नहीं खाएगी, इसे अंदाजा हो चुका था। वह सामने दीवार को देखते हुए बहते आंसुओं के दरमियान कह रही थी। तुम्हें पता है इंसान को कोई चीज नहीं हरा सकती जब तक वो खुद हार ना मान ले। और मैंने आज उम्मीद नहीं हारी थी जहां, मगर बाज दफा किस्मत हरा दिया करती है। वो बहुत धीरे से बोला तो वो चौंकी। जहां ने इसे देख रहा था। एकदम इसका दिल डूब कर उभरा। जहां, हया, डीजे की डेथ हो गई है। कॉरिडोर का सन्नाटा एकदम से टूटा। पीछे कहीं किसी स्ट्रेचर के पहियों के चलने की आवाज आई थी। वो बिना पलक झपके जहां को देख रही थी। हाथ में पकड़ी टूटी ऐनक पे इसकी गिरफ्त सख्त हो गई थी। पसीने में भीगी हथेली से ऐनक के शीशे पे धुंध छाती जा रही थी, ठंडी गीली धुंध। नेक्स्ट बार, मेरी फ्रेंड्स मुझे डीजे कहती हैं, लेकिन चूंकि आप मेरी फ्रेंड नहीं है इसलिए मुझे खदीजा ही कहेंगी। शाम की धुंधली सी चादर ने पूरे इस्तांबुल को अपनी लपेट में ले रखा था। दोपहर में खूब बारिश हुई थी और आसमान इतना खुलकर बरसा था कि लगता था सारी दुनिया बह जाएगी, सब डूब जाएगा। और तब इससे इसी तरह फुप्पो के लॉन्च के सोफे पे पांव ऊपर करके बैठी थी, घुटनों पर सर रखे रोई जा रही थी।
एमी सामान गुम हो जाएगा, हमने हैंड कैरी में इतना बोझ नहीं उठाना। इसकी आंखों के सामने डीजे का आखिरी चेहरा जैसे सख्त हो गया था। वो मंजर यूं ही हर जगह छाया था और कुछ नजर नहीं आ रहा था। बेजान चेहरा जैसे सारा खून उचड़ गया। बंद आंखें, स्ट्रेचर पर डाले बेहिस्सो हरकत वजूद, वो इस मंजर में मुकीद हो गई थी। एमी बर्फ पड़े ना पड़े खुद तो बर्फबारी देख देख कर उकता चुके हैं, हमें तो देखनी है भाई। उसी रात डीजे का भाई पहुंच गया था। 2 दिन तक क्लियरेंस मिल गई थी और आज दोपहर में इसकी मैयत लेकर पाकिस्तान रवाना हो गए थे। तब इसे जहां फुप्पो अपने साथ ले आए थे, वो उस वक्त से यूं ही बैठी थी, ना खाती थी ना कोई बात करती थी, बस रोए चली जा रही थी। इसका गम बहुत बड़ा था। सामने वाले कमरे में बड़े हैंडसम लड़के रहते हैं, मैंने इन्हें कमरे में जाते देखा था। सारे दिन में अगर इसने कोई बात की भी तो यही थी कि मुझे पाकिस्तान जाना है, मेरी सीट बुक करवा दे, मैंने इधर नहीं रहना। किचन में जहान और फुप्पो खड़े यही बातें कर रहे थे। इनकी दबी दबी आवाजें इस तक पहुंच रही थी, मगर वो नहीं सुन रही थी। इसकी दिलचस्पी हर शय से खत्म हो गई थी। मगर मैं कैसे जा सकता हूँ इसके साथ, और वो अकेली कैसे जा सकती? इसे कल से बुखार है, हालत देखी है तुमने इसकी। मैं इसे अकेला भेजूं तो अपने भाई को क्या मुंह दिखाऊंगी? मगर मम्मी, आपको अब्बा का पता है ना, इन्हें इल्म हुआ तो इन्हें ये बताएंगे कि तुम अंकारा गए। मगर अम्मी, मेरा जाना जरूरी तो जहां सिकंदर, जो मैंने कहा है वो भी तुम सुन लो। तुम कल सुबह की फ्लाइट से हया के साथ जा रहे हो। वो इसी तरह घुटनों में सर दिए रो रही थी। इर्द गिर्द क्या हो रहा है इसे नहीं पता था। इसका दिल ऐसे बुरी तरह टूटा था कि हर शय से दिलचस्पी खत्म हो चुकी थी। पार्क टावर एशिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल, इसने कौन सा जाकर चेक कर लेना है? थोड़ा सा शो मार लेने में क्या हर्ज है? जब फुप्पो ने आकर बताया कि इसके साथ जहां भी जाएगा चाहे जितने भी दिन लगे, तो भी इसने कोई जवाब नहीं दिया था। इसे फिलहाल जहां सिकंदर से कोई सरोकार नहीं था। वैसे तुम्हारी फुप्पो का कोई हैंडसम बेटा भी है? तुम्हारी चमक दमक देखकर यह ख्याल आया। हर चीज जैसे स्लो मोशन में हो रही थी। आवाजें बंद होती गईं, सिर्फ हरकत दिखाई दे रहे थे। वो अतातुर्क एयरपोर्ट पे छोटे छोटे कदम उठाती चल रही थी। इसके साथ कोई और भी चल रहा था, मगर वो इसे नहीं देख रही थी। रहने दो हया, मुझे अभी वर्ल्ड कप का गम नहीं भूला। जहाज धीरे धीरे महवे परवास था। खिड़की के पार मरमर के समंदर पे बादल तैरते दिखाई दे रहे थे। नरम रुई के गालों की सुर्ख सुरमई बादल, इनमें इतना पानी लदा था जितना इसकी आंखों में था, या शायद इसके आंसू ज्यादा थे। इतने हैंडसम लड़कों की बहन बनने पे कम से कम मैं तैयार नहीं हूँ। ये भाईचारा तुम्हें ही मुबारक हो। इसने खुद को एयरपोर्ट पे अब्बा के सीने से लगते बेतहाशा रोते हुए महसूस किया। वो इसका सर थपकते हुए कुछ कह रहे थे, कुछ ऐसा कि बस अब वो इनके पास रहेगी, अब वो इसको वापस नहीं भेजेंगे। चीजें वक्ती होती हैं, टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं, रवैये दायमी होते हैं, सदियों के लिए अपना असर छोड़ जाते हैं। इंसान को कोई चीज नहीं हरा सकती जब तक वो खुद हार ना मान ले। और तुमने आज एक टूटे हुए जिंजर ब्रेड हाउस से हार मान ली। वो अम्मा के साथ डीजे के घर में थी। वहां हर तरफ कोहराम मचा था। इसकी अम्मी और बहनों का बिलक बिलक का रोना, मातम, बैन, सिसकियों की आवाजें, चीखें। जवान माँ तो गोया पूरी दुनिया इधर इकट्ठी हो गई थी। वो किसी को दिलासा ना दे सकी थी, बस एक कोने में बैठी बेआवाज रोती रही। अच्छा, फिर सोच लो, वो अब भी शादीशुदा है। नमाज जनाजा पिछले रोज ही अदा की जा चुकी थी, मगर गम अभी पुराना नहीं हुआ था। खदीजा की बहनें इससे इसके बारे में पूछती थी, मगर वो किसी को कुछ बता नहीं पा रही थी। सारी बातें खत्म हो गई थी। दुनिया बर्फ का ढेर बन गई थी, मरमरा के समंदर पे तैरती बर्फ का ढेर। क्या जिंदगी इतनी जल्दी गुजर जाती है? इससे भी जल्दी गुजर जाती है, हमें पता भी नहीं चलता और हमारा वक्त खत्म हो जाता है। इख्तिताम, दी एंड। यहाँ पर होती है हमारी एपिसोड 4 खत्म। देखते हैं हया किस तरह इस गम से बाहर आती है। क्या वो पाकिस्तान में ही रहेगी या वापस उसमें हिम्मत आएगी कि वो तुर्क वापस जाके अपनी स्कॉलरशिप कंप्लीट करे, और जब उसे होश आएगा तो उसके खानदान वाले
جہاں کو کتنے عرصے بعد اس کے ساتھ دیکھ پائیں گے، اور جب دیکھ پائیں گے تو کیا سوچیں گے کہ واقعی جہاں کو یاد ہے کہ وہ اس کا بچپن سے نکاح ہوا ہے حیا کے ساتھ، وہ ان تمام سوالوں کے جواب دے پائے گا جو حیا سلیمان کے والد کے دل میں برسوں سے پل رہے ہیں؟ یا پھر حیا سلیمان کے والد مجبور کریں گے جہاں کو اسے طلاق دینے پہ تاکہ وہ اس کی شادی کہیں اور کر سکے؟ بہت مشکل سے قابو آیا ہے جہاں پاکستان میں، تو اگلی قسطوں میں کیا ہوتا ہے اس چیز کو جاننے کے لیے آپ کو میری ویڈیوز کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ تب تک کے لیے، اگلی قسط تک کے لیے، اللہ حافظ۔